नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। मैंने औरंगजेब से रिलेटेड टोटल 80 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिनमें से 50 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में हम देखेंगे और बाकी बचे 30 क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने औरंगजेब का इतिहास नहीं पढ़ा है, मुग़ल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ा है, तो पहले आप लोग उसको पढ़िएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो पहले आप लोग डिटेल से इतिहास पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज को सॉल्व करिए। तो जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए अच्छी बात है। तो हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, औरंगजेब की माता कौन थी? मतलब कि औरंगजेब की माता का क्या नाम था, ये आपको बताना है। पूछा गया क्वेश्चन है। तो औरंगजेब की माँ थी मुमताज़ महल। देखो, औरंगजेब जो है मुमताज़ महल और शाहजहां का बेटा था। और मुमताज़ महल का असल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम थी, और शाहजहां ने इसको मुमताज़ की उपाधि दे रखी थी। और जब मुमताज़ महल का डेथ हुआ तो उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो उसी का बेटा था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास व्यतीत हुआ? तो देखो, जो इसका पिता था ना शाहजहां, तो वो अपने पिता जहांगीर के शासन काल में बहुत सारे विजय अभियानों में गया हुआ था। मेवाड़ गया, दक्कन में गया, इसके अलावा कांगड़ा और भी कई सारे। तो जो औरंगजेब है, ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पास रहता था बचपन के समय में। तो औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास व्यतीत हुआ। नूरजहां एक तरह से इसकी दादी थी, मतलब सौतेली दादी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो औरंगजेब का टीचर कौन था, ये आप लोगों को बताना है। तो एक नाम याद रखेंगे, मोहम्मद हाशिम। क्या नाम था? मोहम्मद हाशिम। ये औरंगजेब का टीचर था, शिक्षक था। इसके अलावा एक और व्यक्ति है, मीर मोहम्मद हकीम। क्या नाम? मीर मोहम्मद हकीम। ये दो व्यक्ति औरंगजेब के टीचर के रूप में नियुक्त किए गए थे, और इन दोनों ने औरंगजेब को धार्मिक शिक्षा, मतलब जो भी धर्म ग्रंथ है उनसे संबंधित शिक्षा प्रदान की थी। मोहम्मद हाशिम और मीर मोहम्मद हकीम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अपने बाल्यकाल में किस कारण से औरंगजेब को अपने दादा जहांगीर के पास बंधक के रूप में रहना पड़ा था? तो बंधक के रूप में मतलब देखो क्या था कि जो शाहजहां है ना, इसने सन 1622 में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि बाद में जो शाहजहां है वो जहांगीर से माफ़ी मांगता है, और जहांगीर जो है शाहजहां को क्षमा कर देता है, लेकिन बदले में बोलता है कि तुम्हारे बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह मेरे पास रहेंगे। बंधक के रूप में एक प्रकार से बोला गया था, लेकिन वो बंधक के रूप में नहीं रखा गया था, बस वो जहांगीर के पास रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल रस्सियों से या फिर चेन से बांध करके रखा जाएगा, नहीं, वो जहांगीर के पास रहेंगे एक प्रकार से शाहजहां के अमानत के रूप में। मतलब शाहजहां जो है आगे से जहांगीर के खिलाफ कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, तो इस टाइप से। तो जहांगीर के पास बंधक के रूप में रखा गया था शाहजहां के द्वारा। अगला, अच्छा, औरंगजेब के साथ दारा शिकोह, दोनों भाइयों को जो है जहांगीर के पास रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की सबसे प्रिय बेगम कौन थी? देखो, जो शाहजहां था उसकी प्यारी बेगम कौन थी? मुमताज़ महल। जहांगीर, उसकी प्यारी बेगम कौन थी? नूरजहां। तो औरंगजेब की सबसे प्रिय बेगम कौन थी? दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम, जिसको औरंगजेब ने रबिया उद दुर्रानी या फिर दौरानी लिखा जाता है इसको। ये जो है ना दुर्रानी, इसको दौरानी भी लिखा जाता है, रबिया उद दौरानी या दिलरस बानो बेगम, ये औरंगजेब की सबसे प्यारी बेगम थी। औरंगजेब ने ना 4 विवाह किए थे शरीयत के हिसाब से, क्योंकि ये जो है बिल्कुल कट्टर मुसलमान था। तो शरीयत में जो है ना, जो मुसलमानों में होता है 4 विवाह करना, तो इसने 4 विवाह कर रखे थे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सर्वाधिक लंबे समय तक किस स्थान के सूबेदार के रूप में कार्य किया था? तो ये जो है ना अपने पिता के शासन काल में सबसे लंबे समय तक दक्षिण का सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार था। दक्कन या दक्षिण 2 बार ये सूबेदार के रूप में
कार्यरत था, मतलब 2 कार्यकाल थे। सबसे पहला 1636 से 1644 तक, ये भी याद रखना, और दूसरा कार्यकाल था 1652 से 1657। तो ध्यान रखेंगे दक्षिण में इसका 2 कार्यकाल था और सबसे लंबे समय तक ये दक्षिण में ही सूबेदार के रूप में रहा, इसी कारण दक्षिण को ये अच्छी तरह समझता था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की दक्षिण में सूबेदार के रूप में किस वर्ष पहली बार नियुक्ति हुई? तो मैंने बताया कि जो औरंगजेब का जो पहला कार्यकाल था वो 1636 से 44 तक था। तो 1636 में इसकी नियुक्ति होती है, 1644 तक ये दक्कन में था, उसके बाद 1652 से 1657। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब दक्षिण के अलावा अन्य किन स्थानों का सूबेदार रह चुका था? तो जो 1644, देखो दक्षिण में कब से कब तक रहा, 1636 से 1644, उसके बाद 1652 से लेकर के 1657 तक। तो बीच में जो है ना 1644 से 1652 के बीच ये कुछ समय गुजरात में रहा, कुछ समय ये सिंध और मुल्तान का भी सूबेदार रहा, और इसी बीच ये जो है ना जो कंधार है अफगानिस्तान में, वहाँ के अभियान में भी गया था उसको जीतने के लिए, और साथ ही साथ ये जो है ना बल्ख उस तरफ भी गया हुआ था। तो गुजरात और सिंध मुल्तान का सूबेदार रह चुका था दक्कन के अलावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के रुग्णावस्था के समय औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? रुग्णावस्था क्या होता है, मतलब कि जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उस समय औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो देखो शाहजहां कब बीमार पड़ा, सन 1657 में, और इस समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, तो ये दक्षिण में था, ध्यान रखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मतलब पिछले वाले किसी वीडियो में कि जहांगीर के मृत्यु के समय शाहजहां कहाँ था, वो भी दक्षिण में था, तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का साथ उसके किस बहन द्वारा दिया गया? तो देखो जो औरंगजेब है ना, मतलब औरंगजेब के माता पिता कौन थे? शाहजहां और मुमताज महल। तो इन दोनों के टोटल 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 की जो है डेथ हो जाती है, 7 बचते हैं। 7 में से 4 लड़के थे, जिनमें से औरंगजेब, दाराशिकोह सबसे बड़ा था। औरंगजेब, दाराशिकोह, शाह शुजा, मुराद, ये 4 भाई थे, और इनकी 3 बहनें थी। जो तीनों बहनें थी ना, वो उत्तराधिकार के युद्ध के समय अलग अलग भाइयों का साथ देती है। तो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है, रोशन आरा। क्या नाम था? रोशन आरा। ये औरंगजेब की बहन थी रोशन आरा, तो इसने जो है औरंगजेब का पक्ष लिया था। वही शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी जहान आरा बेगम, उसने दाराशिकोह का साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां द्वारा किसे युवराज के रूप में नियुक्त किया गया था? युवराज, तो मैं उत्तराधिकारी नहीं बोल रहा हूँ, युवराज। तो ये जो है ना दाराशिकोह को युवराज के रूप में नियुक्त किया गया था। दाराशिकोह जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो इसको 1633 में युवराज के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब कि युवराज घोषित किया गया। कब? 1633 में, मतलब कि शाहजहां के राज्यारोहण के 5 वर्ष पश्चात। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जहानारा ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो जो जहानारा है ना, ये शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, शाहजहां और मुमताज महल की। तो जहानारा बेगम ने अपने भाई दाराशिकोह जो है सबसे बड़ा पुत्र था। देखो सबसे पहले जहानारा थी, दूसरे नंबर पर दाराशिकोह था। भाइयों में सबसे बड़ा जहानारा था, और सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी कौन थी? जहानारा, ध्यान रखना। तो दाराशिकोह ये ज्येष्ठ पुत्र था, और जहानारा ये सबसे बड़ी थी। तो जहानारा बेगम ने दाराशिकोह का साथ दिया था। जो 7 भाई बहन थे ना, उनमें सबसे पहले नंबर में जहानारा थी, दूसरे नंबर में दाराशिकोह। तो ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर भाइयों में सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो दाराशिकोह है। अगला क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध, 13वें नंबर का क्वेश्चन देखना था ना। दाराशिकोह ने अपने छोटे भाई शाह शुजा को किस स्थान पर परास्त किया? देखो जिस समय अपना जो शाहजहां है, जब वो बीमार पड़ा ना, तो जो दाराशिकोह है वो दिल्ली में ही था, और जो औरंगजेब है वो दक्षिण में था, और ये जो शाह शुजा है ना, ये था बंगाल का सूबेदार था, और वहीं मुराद जो चौथा भाई था वो गुजरात में था। तो जो शाह शुजा है ना, जैसे ही पता चलता है कि शाहजहां बीमार पड़ गया है, और यहाँ तक खबर फैला दी जाती है कि शाहजहां की डेथ हो गई है, तो शाह शुजा जो है ना खुद बादशाह बनने की सोचता है, और इधर दिल्ली पर अटैक कर देता है। तो जो दाराशिकोह है, ये अपने भाई शाह शुजा को इसने कहाँ परास्त किया था, ये पूछ रहा है। तो
बहादुरपुर, जो कि यूपी बिहार तरफ है कोई स्थान बहादुरपुर। तो बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा बुरी तरह से परास्त होता है और वापस बंगाल चला जाता है। तो दारा शिकोह ने अपने छोटे भाई शाह शुजा को परास्त किया। कहाँ पर? बहादुरपुर के युद्ध में। ये 1658 की बात है, ध्यान रखना, फरवरी 1658। तो ये उत्तराधिकार के युद्ध में सम्मिलित ये युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने किसके साथ मिलकर दारा शिकोह की सेना को परास्त किया? देखो, औरंगजेब जो कि दक्षिण में है और उसका छोटा भाई मुराद वो गुजरात में है। तो जो औरंगजेब है ना, जैसे ही उसको पता चलता है कि उसका पिता बीमार है और या फिर मर गया है, तब औरंगजेब क्या करता है, अपने दोनों भाइयों शाह शुजा और मुराद दोनों को पत्र लिख करके अपनी तरफ मिलाने का कोशिश करता है। अब यहाँ शाह शुजा जो है वो तो बंगाल में है, काफ़ी दूर है, लेकिन जो अपना मुराद है वो गुजरात में है। गुजरात जो कि दक्कन से मतलब रास्ते में ही पड़ेगा एक तरह से देखा जाए तो, हालांकि पश्चिम में है, लेकिन ये दोनों जो है ना रास्ते में मिलते हैं और प्लान बनाती हैं कि एक साथ हम दारा शिकोह का मुकाबला करेंगे। तो धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें दारा शिकोह की बुरी तरह से हार हो जाती है। और इस युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? मुराद ने। याद रखना, मुराद जो कि गुजरात का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात औरंगजेब का आगरे के किले पर अधिकार हो गया और औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये युद्ध था शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध। देखो, सबसे पहले औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा गया। धर्मत के युद्ध में जो दारा शिकोह है उसकी बुरी तरह से हार हो जाती है। उसके बाद दोनों के बीच फिर से 1658 में ही शामूगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में भी दारा शिकोह बुरी तरह से हार जाता है और वो जो है अपने पिता के पास आगरा नहीं जाता है, वो सीधे दिल्ली चला जाता है। इस समय राजधानी दिल्ली थी, लेकिन उसका पिता शाहजहां वो आगरा आया हुआ था क्योंकि वो बीमार था। तो जो दारा शिकोह है वो हार करके दिल्ली चला जाता है और औरंगजेब जो है आगरे के किले को घेर लेता है और उस पर अधिकार कर लेता है। फिर अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेता है और अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। कहाँ पर? आगरा में। तो शामूगढ़ का युद्ध ये लड़ा गया था। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध, उसके बाद शामूगढ़ का युद्ध। और इन दो युद्धों में, धर्मत के युद्ध, शामूगढ़ के युद्ध, दोनों ही युद्धों में अपना जो दारा शिकोह है उसकी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का वह शासक कौन था जिसने अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता प्राप्त की? तो ये कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब जब शामूगढ़ के युद्ध में जीत जाता है, दारा शिकोह आगरा छोड़ करके दिल्ली भाग जाता है, तो जो औरंगजेब है वो आगरे के किले पर अधिकार कर लेता है और अपने पिता को आगरे के किले में ही नज़रबंद कर लेता है। तो ध्यान रखना, ये मुगल इतिहास में इस टाइप का एक ही घटना देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस स्थान पर नज़रबंद करके रखा था? तो आगरे के किले में। याद रखना, कहाँ पर? आगरे के किले में। लेकिन अगर आगरे के किले के किस महल में रखा गया था ये पूछा जाए तो दीवान ए आम। याद रखना, दीवान ए आम, यहाँ पर उसको नज़रबंद करके रखा गया था। देखो, बंदी बना के रखा गया था का ऐसा मतलब नहीं है कि औरंगजेब ने अपने पिता को रस्सियों से बांध करके या फिर बिल्कुल जेल में डलवा दिया था, ऐसा नहीं किया था। उसको जो है नज़रबंद करवा दिया गया था। वो आराम से अपना जो दीवाने आम है वहाँ पर रहेगा। उसके लिए सेवक वगैरह भी थे, लेकिन वो किसी से मिल नहीं सकता था, बाहर नहीं जा सकता था। मतलब कि हर समय औरंगजेब की सेना उस पर नज़र बनाए रखती थी। औरंगजेब का एक बेटा था, वो जो है उस पर काफ़ी चौकसी रखा करता था। तो ध्यान रखेंगे, दीवाने आम या आगरे का किला। आगरे के किले के अंदर था दीवाने आम। अगला क्वेश्चन है, और मुझे व्यापार आज अभिषेक कब और किस स्थान पर करवाया? माफ़ी चाहूँगा, यहाँ कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये होना था कि औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो आगरा में करवाया उसने राज्याभिषेक। देखो, औरंगजेब का ना 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार उसने जब शामूगढ़ के युद्ध में जीत प्राप्त कर लिया, फिर आगरे के किले में अधिकार कर लिया, अपने पिता को बंदी बना लिया, उसके बाद वो जो है आगरे के किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है। उससे पहले वो अपने छोटे भाई मुराद की हत्या करता है, उसके बाद अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ पर? आगरे के किले में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को किस युद्ध में अंतिम रूप से परास्त किया? देखो, आगरे के किले में जब औरंगजेब का अधिकार हो जाता है, औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवा लेता है, तो उसके बाद वो जो है अपने शेष भाइयों को ठिकाने लगाना शुरू कर देता है धीरे धीरे सबको। तो
औरंगजेब उसने मतलब अपने भाई शाह शुजा जो है औरंगजेब से बड़ा था, तो इसको खजुआ के युद्ध में हरा देता है अंतिम रूप से। खजुआ, ये बिहार में कहीं पड़ता है खजुआ। तो खजुआ के युद्ध में शाह शुजा जो है औरंगजेब से हार जाता है और वो बंगाल भाग जाता है और वहाँ पर जंगल में भटकते हुए उसकी डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से परास्त किया? तो देखो, शाह शुजा को खजुआ के युद्ध में, तो दारा शिकोह को देवराई के युद्ध में। याद रखेंगे, देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को अंतिम रूप से परास्त किया। ये मार्च 1659 की बात है। कब? 1659, मार्च 1659। और जो पहले के जो थे ना सामूगढ़, धर्मत, वो सब 1658 में था। तो ये जो उत्तराधिकार का युद्ध था ना, ये लगभग दो ढाई वर्ष चला था। तो देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को परास्त किया, खजुआ के युद्ध में शाह शुजा को परास्त किया। तो अब जो है औरंगजेब, वो उसके सामने मतलब कोई भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख मीर मेदक किस मुगल शहजादे का शिक्षक था? शेख मीर मेदक, ये दारा शिकोह का टीचर था, शेख मीर मेदक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार के युद्ध में किस राजपूत सरदार ने पहले दारा शिकोह का साथ दिया, बाद में औरंगजेब के पक्ष में चला गया? तो ये था जसवंत सिंह। नाम याद रखेंगे, जसवंत सिंह। ये जो है ना मारवाड़ का राजपूत शासक था, जो कि मुगलों के अधीन था। तो पहले तो ये दारा शिकोह के पक्ष में था, मतलब ये शाहजहां के समय से था। तो शाहजहां ने और अपना जो उत्तराधिकारी है वो किसको, दारा शिकोह को बना दिया था। जैसे ही वो बीमार पड़ा ना शाहजहां 1657 में, तो वो राजपाट का संपूर्ण भार दारा शिकोह को सौंप देता है। तो जसवंत सिंह भी शाहजहां के पक्ष में चला जाता है और शुरुआत में दारा शिकोह का साथ देता है। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि दारा शिकोह तो बादशाह बनने लायक नहीं है, वो तो लगातार युद्धों में हार रहा है, तो वो जो है अपना पक्ष बदल लेता है सामूगढ़ के युद्ध के बाद, और वो औरंगजेब के पक्ष में चला जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपनी मृत्यु तक औरंगजेब के साथ बना रहा जसवंत सिंह। ये दक्षिण में भी गया था शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए, जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने पारसियों के त्यौहार नवरोज को मनाना बंद कर दिया? देखो, जो पारसियों का त्यौहार है ना नवरोज, मतलब कि नया साल, न्यू ईयर, इसको मनाने की शुरुआत की थी बलबन ने। बलबन जो कि गुलाम वंश का शासक था, तो उसने नवरोज, पायबोज, कई सारी प्रथाएं शुरू की थी। तो नवरोज उनमें से एक था। ये त्यौहार था न्यू ईयर। तो इसको जो है अकबर वो बड़े धूमधाम से मनाता था। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां ने भी इसको जारी रखा। लेकिन जो औरंगजेब है उसने इस त्यौहार को मनाना बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा इस्लाम के अनुसार आचरण का निरीक्षण के लिए अधिकारी की नियुक्ति की, मतलब किस अधिकारी की नियुक्ति की? इस्लाम के अनुसार आचरण का निरीक्षण। देखो, जो औरंगजेब है ना, वो कट्टर मुसलमान था और वो चाहता था कि जितने भी मुस्लिम हैं वो इस्लाम के नियमों के अनुसार आचरण करें। तो इस चीज़ का निरीक्षण करने के लिए, इस चीज़ का जांच करने के लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की। उस अधिकारी का नाम था मोहतसीब। और ये जो है ना नाप तोल संबंधी चीज़ों की भी जांच पड़ताल करता था, मतलब नाप तोल पर भी नियंत्रण रखता था। इस टाइप का अधिकारी ना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी नियुक्त किया गया था, इसी नाम से, मोहतसीब नाम से। तो औरंगजेब, ध्यान रखेंगे, मोहतसीब की नियुक्ति की। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर था? देखो, औरंगजेब ना संगीत से बहुत नफरत करता था, लेकिन खुद वीणा बजाने का शौक रखता था। ध्यान रखेंगे, ये वीणा बजाता था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने कहाँ गया, छूट गया, माफ़ी चाहूँगा। हाँ, किस मुगल बादशाह ने जुआ, नशीले पदार्थ, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो अच्छी चीज़ है ये, जुआ, नशीला पदार्थ, वेश्यावृत्ति खराब चीज़ है ये। तो इस चीज़ पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। ध्यान रखेंगे, औरंगजेब जिसको बोला जाता है कि बड़ा कट्टर था, क्रूर शासक था, लेकिन उसने कुछ इस तरह से अच्छे काम भी किए थे। लेकिन ये सब जो है ना बिल्कुल वो धर्मांधता के नशे में वो करता था, क्योंकि जो इस्लाम है ना उसमें ये सब चीज़ गलत बताया गया है, मनाही की गई है जुआ को, नशीले पदार्थ के सेवन को, वेश्यावृत्ति को। मतलब हर धर्म में ना जो बुरी चीज़ें हैं ना उनको बुरा ही बोला गया है। तो
इस्लाम में भी ये कहा गया है कि ये सब चीज़ें खराब है, तो औरंगजेब ने इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा मथुरा के केशवदास मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मथुरा वहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया था, केशवदास मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वीर सिंह बुंदेला। कौन? वीर सिंह बुंदेला। देखो ये नाम पहले भी आ चुका है, ये जहांगीर का समकालीन था। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का मित्र था और जहांगीर के कहने पर इसने अबुल फजल की हत्या की थी। तो वीर सिंह बुंदेला, तो इसने जो है मथुरा में केशवदास मंदिर का निर्माण करवाया था और औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः कब लगाया गया? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जजिया कर जो कि अकबर द्वारा हटा दिया गया था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, विशेष करके हिंदुओं को इसमें टारगेट किया जाता था। तो अकबर को ये बड़ा खराब लगा, तो उसने इस कर को हटा दिया था। कब हटाया उसने? 1564 में, याद रखना 1564 में। और औरंगजेब ने इसको कब फिर से लगा दिया? तो 1679 में हटा दिया। किसने? औरंगजेब ने, मतलब लगा दिया। फिर से माफ़ी चाहूँगा, अकबर ने हटाया कब? 1564 में, मतलब कि जजिया कर को लेना बंद कर दिया अकबर ने। लेकिन औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लेना शुरू किया कब? 1679 में। कितने वर्ष बाद ये भी पूछा जाता है, तो 115 वर्ष बाद जजिया कर को पुनः लगाया गया औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब के शासन का ये 21वां वर्ष था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि औरंगजेब ने अपने शासन के किस वर्ष में इस जजिया कर को फिर से लगा दिया? तो 21वें वर्ष, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण में औरंगजेब के लिए प्रमुख चुनौती कौन थे? दक्षिण में, दक्षिण भारत में तो सबसे पहले तो बीजापुर था। एक मिनट, कोई प्रश्न छूट रहा है क्या? ठीक है, ठीक। हाँ, दक्षिण में औरंगजेब के लिए प्रमुख चुनौती कौन थे? तो एक तो गोलकुंडा था, बीजापुर था और मराठे थे। तो बीजापुर और गोलकुंडा को तो औरंगजेब जीत लेता है, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो मराठे हैं ना, उनको औरंगजेब अपने मृत्यु तक जीत नहीं पाता है। हालांकि कई स्थानों पर अधिकार कर लेता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती है फिर भी। तो मराठे, बीजापुर, गोलकुंडा, विशेष मराठों को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष औरंगजेब द्वारा बीजापुर का मुगल साम्राज्य में विलय हुआ? तो बीजापुर इसको सन 1686 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बहुत लंबा प्रयास चला, तो 1686 में बीजापुर का अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में विलय हो गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था। यह बात औरंगजेब द्वारा किस किले के विजय के संदर्भ में दोहराई जाती है? देखो, जो असीरगढ़ है ना, ये बरार के अंतर्गत आता था, ये खानदेश के अंतर्गत आता था। असीरगढ़, खानदेश। तो क्या था कि औरंगजेब ने जो है असीरगढ़, मतलब जो खानदेश है, अकबर के अधीन हो चुका था, लेकिन बाद में वो फिर से स्वतंत्र हो जाता है। तो इस पर अकबर अटैक करता है 1601 में और असीरगढ़ के किले को जीत लेता है। हालांकि यहाँ पर उसने कुछ छल कपट भी किया था, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीत थी। तो कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले के ताले को सोने की कुंजियों से खोला था, क्योंकि उसने घूस वूस दिया था इस किले के द्वार खुलवाने के लिए। तो वही घूस जो है एक तरह से सोने की कुंजी कहलाती है। तो औरंगजेब द्वारा किस विजय को इस टाइप से बोला जाता है कि औरंगजेब ने सोने की कुंजियों से किस किले के दरवाजे को खोले थे? तो याद रखना, गोलकुंडा, गोलकुंडा का किला। तो गोलकुंडा के किले पर सन 1687 में औरंगजेब ने जीत हासिल की, और वो जो है औरंगजेब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बीजापुर, गोलकुंडा यही दो बचे हुए थे। बाकी जो अहमदनगर है, बरार है, बीदर है, वो सब पहले ही नष्ट हो चुके थे। तो गोलकुंडा के संदर्भ में इस बात को दोहराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का दक्षिण में प्रवेश का क्या कारण था? तो देखो, औरंगजेब जो है ना, दक्षिण में एक बार घुस जाता है तो उसके बाद उसकी डेथ ही हो जाती है वहाँ पर। मतलब लगभग वो अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण में व्यतीत करता है और वहीं उसकी डेथ होती है। तो दक्षिण में उसके प्रवेश
करने के पीछे कारण क्या था? तो उसका बेटा था अकबर द्वितीय, वो वाला अकबर नहीं, ये औरंगजेब का भी एक बेटा था जिसका नाम अकबर था। अकबर द्वितीय बोला जाता है उसको, मतलब अकबर द्वितीय नहीं, अकबर ही बोला जाता है। तो वो जो है विद्रोह कर देता है औरंगजेब के खिलाफ और दक्षिण में भाग जाता है। तो उसी का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण को जाता है और वहीं पर बीजापुर, गोलकुंडा, मराठे उनके चक्कर में फंस जाता है और 1707 में वहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो लगभग 25 वर्ष दक्षिण में रहा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मराठे दक्कन की राजनीति में सक्रिय होने लगे? मराठी नहीं है, मराठे हैं, ध्यान रखना। तो मराठे किस मुगल बादशाह के समय दक्षिण में सक्रिय होने लगे थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जहांगीर के शासनकाल में मराठे जो हैं दक्षिण की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिए थे। जहांगीर के शासनकाल में मराठे जो है ना बड़ी संख्या में जो दक्कन के राज्य थे वहाँ पर सेना में भर्ती होना चालू करते हैं और अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले वो भी काफ़ी कोशिश करते हैं। तो जहांगीर के समय में मराठे दक्कन की राजनीति में सक्रिय होने लगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के दक्षिण विजय में सबसे बड़ी रुकावट कौन थे? तो मराठे थे। देखो बीजापुर, गोलकुंडा उनको बड़ी मुश्किल से वो जीत लेता है। 1686 में बीजापुर को जीता गया और 1687 में गोलकुंडा को। तो इसके बावजूद भी दक्षिण में टिक पाना उसके लिए मुश्किल था। क्यों? क्योंकि मराठे उसके लिए निरंतर चुनौती बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध किसे नियुक्त किया गया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध सर्वप्रथम औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को नियुक्त किया। ध्यान रखेंगे, शाइस्ता खां ये औरंगजेब का मामा था। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा। इसको जो है विशेष रूप से मराठा अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ काम करना था। अगला क्वेश्चन है, मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खान के असफल होने के बाद उसे किस स्थान का सूबेदार नियुक्त किया? देखो जो शाइस्ता खां है ना ये अपना जो क्या कहते हैं दक्षिण में जाता है, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इसको वहाँ पर परास्त कर देते हैं। पुरंदर के किले पर अधिकार कर लेता है शाइस्ता खां, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं 1663 में अचानक से रात के समय अटैक कर देते हैं और जो शाइस्ता खां है उसको भागना पड़ता है। तो औरंगजेब इस चीज़ से बड़ा क्रोधित हो जाता है और फिर शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो ध्यान रखेंगे, दक्षिण में असफल होने के बाद शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में किसने सूरत को 2 बार बुरी तरह से लूटा? देखो जो सूरत है ना ये मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और औरंगजेब के समय में जो सूरत है ये विदेशी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर अंग्रेज व्यापारियों का भी बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह था, तो उनसे काफ़ी रेवेन्यू मिलता था मुगलों को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सूरत बंदरगाह भी था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत को लूटा, एक बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में, और औरंगजेब कुछ नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध किस मुगल सरदार को माफ़ी चाहूँगा, हाँ, तो औरंगजेब के शासनकाल में 38वां क्वेश्चन दिख रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध किस मुगल सरदार को सफलता प्राप्त हुई? तो ये था राजा जयसिंह। याद रखेंगे राजा जयसिंह ये आमेर का मिर्जा राजा था। आमेर जहाँ के राजा भारमल थे, भगवान दास थे, मानसिंह थे, वहीं का था राजा जयसिंह। तो इसको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध सफलता प्राप्त होती है। पुरंदर के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर लेता है और छत्रपति शिवाजी महाराज संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा जयसिंह के कहने पर ही आगरा आने को भी तैयार होते हैं। तो इसको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन वो सफलता जो है कायम नहीं रह सकी थी, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना उसके बाद आगे फिर से शक्तिशाली हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि। यहाँ नीचे लिखा है मैंने पुरंदर की संधि, जो कि कब हुई थी? 1665 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पुरंदर की संधि 1665 में राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि की शर्तों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज को कितने किले मुगलों को सौंपने पड़े?
देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ना लगभग 35 की संख्या में किले थे, 35। और अधिकतर जो किले थे ना वो बीजापुर या फिर अहमदनगर उनसे जीते हुए थे। तो कई प्रदेश इनमें से मुगलों के भी थे, कई किले। तो 35 में से लगभग 23 किले मुगलों को देने पड़े। और इन 23 किलों में से प्रत्येक किले की जो वार्षिक आय है ना वो 4 लाख हुण वार्षिक थी। और बाकी बचे हुए 12 किले जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास रहने दिए गए। तो 23 किले मुगलों को देने पड़े पुरंदर की संधि के तहत। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को किस स्थान पर नज़रबंद करके रखा था? ये किस है, किस? तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं ये आगरा आते हैं और औरंगजेब जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज को नज़रबंद कर लेता है, कैद कर लेता है। कहाँ पर? तो आगरा में जयपुर भवन। याद रखना, आगरा में जयपुर भवन। जो राजा जयसिंह है ना उसका बेटा था राम सिंह, तो राम सिंह का महल था जयपुर भवन। वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को नज़रबंद करके रखा गया था। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वतंत्र शासक स्वीकार किया और उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की? तो ये 1666 में। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज ना आगरा में उनको नज़रबंद किया गया था, वहाँ से वो भाग जाते हैं, वापस दक्कन चले जाते हैं, रायगढ़ चले जाते हैं जो उनकी राजधानी थी। और वहाँ से फिर वो क्या करते हैं, मतलब कूटनीति पूर्वक औरंगजेब से क्षमा मांग लेते हैं और औरंगजेब भी क्षमा कर देता है और छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि प्रदान करता है और छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लेता है। कब हुआ था? 1666 में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस मराठा शासक की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने ना छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की हत्या करवा दी थी। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी सन 1680 में। उसके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज छत्रपति हुए, जिनकी हत्या 1689 में औरंगजेब द्वारा कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय की सहायता किस मराठा शासक द्वारा की गई थी? तो संभाजी महाराज, उन्होंने ही अकबर की सहायता की थी और यही कारण था कि औरंगजेब संभाजी महाराज के पीछे पड़ गए थे। हालांकि वैसे ही शत्रुता थी। तो अकबर द्वितीय की सहायता किसने की थी? संभाजी। द्वितीय नहीं लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, खैर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा कब मराठों की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार किया गया? तो औरंगजेब ने सन 1689 में, जब संभाजी महाराज की हत्या कर दी जाती है ना, तो उसके बाद फिर रायगढ़ पर अधिकार कर लेता है औरंगजेब, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज अर्थात मराठों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेनाओं ने किस स्थान पर मराठा छत्रपति राजा राम को लगातार 9 वर्ष तक घेरे रखा? इन 9 है 9। तो ये जिंजी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है जिंजी का किला। तो जो राजा राम है ना ये संभाजी के भाई थे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे। तो संभाजी की हत्या के बाद राजा राम वो छत्रपति होते हैं और वो जो है ना खुद को जिंजी के किले में सुरक्षित कर लेते हैं और मुगल सेनाएं लगातार 9 वर्षों तक जिंजी के किले को घेर के बैठे रहती है, लेकिन किले को खुलवा नहीं पाती है। तो याद रखना, जिंजी का किला कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा किस मराठा शासक के पुत्र और पत्नी को बंदी बना लिया गया था? तो देखो सन 1689 में जब संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई, रायगढ़ पर अधिकार कर लिया गया, तो संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, याद रखना नाम, येसुबाई, और संभाजी महाराज के बेटे थे जिनका नाम था शाहू जी। इनको जो है औरंगजेब कैद कर लेता है, पकड़ लेता है, कैद कर लेता है। इनके साथ और भी मराठे सरदार थे, लेकिन इनको याद रखना है शाहू जी महाराज, इनका नाम विशेष याद रखेंगे, जो कि 1689 से लेकर के 1707 तक मुगलों की कैद में रहे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लेने के पश्चात भी दक्षिण में ठहरने का प्रमुख कारण क्या था? देखो औरंगजेब जो है ना दक्षिण को जीतना चाहता था, क्योंकि उसके पूर्वज मतलब कि जो अकबर है वो भी दक्षिण के राज्यों को जीतना था। जहांगीर भी जीतने की कोशिश करता है, शाहजहां भी। तो औरंगजेब उस काम को पूरा कर लेता है, बीजापुर गोलकुंडा को। लेकिन इसके बावजूद
भी दक्षिण में उसको पैर टिकाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि मराठा जो है ना निरंतर परेशानी खड़े कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो गोलकुंडा बीजापुर को जीतने के बावजूद भी मराठों के कारण औरंगजेब को दक्षिण में ठहरना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब किसके विरुद्ध पूर्णतः असफल रहा? तो एक तो मराठे थे, इसके अलावा जो जाट थे ना, जाटों ने विद्रोह किया था। अगले वाले वीडियो में मैं जाटों से रिलेटेड क्वेश्चन भी लूँगा। तो औरंगजेब जो है ना मराठों और जाटों के विरुद्ध लगभग पूरी तरह से असफल रहा था। हालांकि वो जो है उसकी जो राजपूत नीति थी, सिखों के प्रति जो नीति थी, वो भी उतनी सफल नहीं थी, लेकिन जाट और मराठों के विरुद्ध लगभग वो पूरी तरह से असफल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 2 बार अपना राज्य अभिषेक करवाया? तो ये औरंगजेब था। इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। सबसे पहले आगरा में हुआ 1658 में, उसके बाद 1659 में धूमधाम से इसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो आगरा और दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ, पहले आगरा में बाद में दिल्ली में। तो आज के क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।